मूवी की शुरुआत होती है सन 1719 से और हमें नॉर्दर्न अमेरिकन के जंगलों को दिखाया जाता है और यहाँ पर एक कबीला शिकार करके गुजारा करता है और इस कबीले में केवल मर्द ही शिकार करते हैं और औरतों का काम सिर्फ घर में खाना पकाना है। और इसी कबीले में नारू अपने भाई ताबे और अपनी माँ अरुका के साथ इस कबीले में रहती है। नारू का भाई इस कबीले का सबसे तगड़ा शिकारी है और नारू का भी सपना है कि वो एक दिन इस कबीले की सबसे तेज और खूंखार शिकारी बनेगी। लेकिन यह कबीले वाले नारू को हमेशा चिढ़ाते हैं। शिकार करना औरतों के बस की बात नहीं है। नारू अपने फीमेल डॉग सारी के साथ जंगल से खाना लाने के लिए जाती है, लेकिन नारू अपनी कुल्हाड़ी के साथ शिकार करने की प्रैक्टिस करने लगती है और तभी नारू को एक जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। नारू अपने आसपास देखती है तो उसे एक हिरण दिखाई देता है। नारू इस हिरण पर अपनी कुल्हाड़ी से कई हमले करती है, लेकिन यह हिरण बार बार बच जाता है। लेकिन हिरण का पीछा करते वक्त नारू के डॉग सारी की पूंछ इस ट्रैप में फंस जाती है और नारू अपनी डॉग सारी की पूंछ इस ट्रैप से आजाद करती है और तभी आसमान में नारू को एक आग की लहर जाती हुई दिखाई देती है और अब अपने भाई ताबे से शिकार करना सीख रही होती है। और नारू अपने भाई को बताती है, आज मैंने आसमान में एक आग उगलता पक्षी देखा, वह बहुत बड़ा था। लेकिन ताबे सोचता है उसने कोई गिद्ध देख लिया होगा। नारू अब अपनी मोम अरुका के पास बैठी होती है और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रही होती है। तभी यहाँ पर उसका भाई ताबे आ जाता है। अरुका नारू को केसरी फूल लाने को कहती है और तभी हमें दिखाया जाता है एक स्पेसशिप से इन जंगलों में एक एलियन क्रिएचर नीचे उतरता है। नारू केसरी फूल लेकर कबीले में वापस लौट रही होती है। तभी यह सब भागकर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। नारू इनसे पूछती है क्या हुआ और यह बताते हैं शेर हमारे कबीले से एक आदमी को उठाकर ले गया है। अब नारू भी इन सभी के पास पहुंच जाती है, लेकिन यह सभी नारू को वापस जाने के लिए कहते हैं। लेकिन ताबे कहता है अगर हमारा साथी जिंदा हुआ तो यह उसे दवाई दे सकती है और यह सभी अब उस शेर को ढूंढने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है एक चींटी का शिकार यह चूहा करता है और चूहे का शिकार यह सांप करता है और तभी इस सांप का शिकार वो एलियन क्रीचर करता है, मतलब यह क्रिएचर शिकारियों का शिकार करता है और वह आदमी इन्हें इस जंगल में जिंदा मिल जाता है। और नारू इस आदमी के घाव पर दवाई लगाती है और इसे केसरी फूल खाने को देती है। ये केसरी फूल शरीर को ठंडा करके ब्लीडिंग को रोक देता है। अब यह सभी अपने कबीले की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ताबे कहता है तुम सब जाओ, हम यहाँ पर रुककर उस शेर का शिकार करेंगे। और नारू भी इनके साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन ताबे नारू को घर जाने के लिए कहता है और यह सभी घर जाने लगते हैं। लेकिन नारू के डॉग को उस सांप की गंध आती है। नारू देखती है किसी ने सांप की खाल को उतार दिया होता है। नारू को उस शिकारी के बहुत बड़े बड़े पैर के निशान दिखाई देते हैं। नारू को शक होता है इस जंगल में कुछ गड़बड़ है। जो भी जानवर है बहुत बड़ा और ताकतवर है, क्योंकि इनका साथी इन्हें जिंदा मिला। ऐसा कभी नहीं हुआ कि शेर किसी को जिंदा छोड़ दे। नारू इन सभी से कहती है मुझे अपने भाई ताबे के पास जाना है। नारू अपने भाई ताबे और उनके साथियों को ढूंढने लगती है और ताबे नारू को देख लेता है और नारू की मशाल को बुझा देता है और नारू अपने भाई ताबे को बताती है इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे एक जानवर के बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं। लेकिन ताबे को लगता है नारू भालू की बात कर रही है और ताबे अपनी बहन नारू से कहता है नारू यही अच्छा मौका है, अपने आप को इन सभी के सामने साबित करो। और नारू इन्हें उस शेर का शिकार करने के लिए जाल बिछाने को कहती है। अब यह सभी इस पेड़ पर बैठकर उस शेर का शिकार करने के लिए किसी जानवर के खून और मांस से जाल बिछाते हैं और उस शेर के आने का इंतजार करते हैं। और यह आदमी नारू को समझाता है शिकार सिर्फ और सिर्फ मर्द ही करते हैं और अपने भाई ताबे को आने दो, देखना हम कैसे उस शेर का शिकार करेंगे। लेकिन अचानक यह शेर इस आदमी पर हमला करता है और नारू अपना तीर कमान निकालती है और यह शेर नारू की तरफ बढ़ता है। नारू इस टहनी के एंड में खड़ी हो जाती है और नारू को जंगल में एक आग की लहर जाती हुई दिखाई देती है और तभी यह शेर नारू पर हमला करता है और नारू जमीन पर गिर जाती है और नारू का सिर एक पत्थर से टकराता है और नारू बेहोश हो जाती है। अब नारू को होश आती है तो नारू अपने कबीले में होती है और नारू की माँ नारू के लिए चाय बना रही होती है। नारू अपनी माँ से पूछती है माँ मैं यहाँ कैसे पहुँची। अरुका नारू को बताती है तुम्हारा भाई ताबे तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया है और ताबे फिर से जंगल में उस शेर का शिकार करने गया है। अब ताबे उस शेर को मारकर उसके सिर को धड़ से अलग करके कबीले में लाता है और कबीले का सरदार खुश होकर ताबे को अपनी कमान भेंट में देता है और सारे कबीले वाले ताबे के उस शेर के शिकार की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन नारू खुश नहीं हो रही होती है। नारू को अब भी लगता है ताबे ने उस शेर को नहीं मारा। ताबे नारू के पास आता है। ताबे नारू से कहता है नारू क्या तुम अपने भाई के लिए खुश नहीं हो? तुम्हारे भाई ने आज अपनी जिंदगी का सबसे तगड़ा शिकार किया है। लेकिन नारू कहती है तुम भी अच्छी तरह जानते हो शेर को तुमने नहीं मारा है। जंगल में कोई तो है जो शिकारियों का शिकार करता है और उसका शिकार मैं करूंगी। लेकिन ताबे कहता है तुम मेरे बिना उसे नहीं मार पाओगी।
लेकिन नारू कहती है मुझे उसे मारने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। और ताबे गुस्से में नारू से कहता है नारू तुम मानती क्यों नहीं हो, शिकार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और नारू अपने भाई ताबे के मुंह से यह बात सुनकर यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब अगली सुबह नारू की माँ नारू को बहुत प्यार से उठाती है और नारू आज खाना लाने की बजाय उस शिकारी की खोज करने के लिए जंगल के लिए निकल पड़ती है। और नारू को जंगल में उस शिकारी का हरे रंग का खून और उसके पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और नारू उसके पैरों की लंबाई नापती है जो कि एक भालू के पैरों से भी बड़े पैर होते हैं। अब नारू थोड़ा आगे चलकर देखती है तो किसी ने कई भैंसों की खाल को उतार लिया होता है। नारू इन भैंसों के आत्मा की शांति के लिए एक पत्ती को भैंसे के सर पर रखकर भगवान से प्रार्थना करती है। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वो क्रिएचर भी यहाँ पर पहुंच जाता है। मतलब ये क्रिएचर भी नारू के पीछे है और जिस पत्ती से नारू ने भगवान से प्रार्थना की थी ये क्रिएचर उसे देखकर और भी भड़क जाता है। अब नारू इन खरगोशों का शिकार करने लगती है लेकिन खरगोश इतने फुर्तीले होते हैं नारू उनका शिकार नहीं कर पा रही होती है। और जब नारू इन खरगोशों पर हमला करती है तो दोबारा कुल्हाड़ी को उठाना पड़ता है। अब नारू एक तरकीब लगाती है। नारू अपनी कुल्हाड़ी से एक वेल को बांध देती है और अब नारू इस वेल के साथ शिकार पर हमला करने की प्रैक्टिस करने लगती है। अब नारू को दोबारा हमला करने के लिए समय नहीं लगेगा। अब नारू इस तरकीब से कई खरगोशों का शिकार करती है और उन्हें पकाकर खाती है। अब नारू उस शिकारी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। नारू को नहीं पता होता है जिस रास्ते से वो गुजर रही है वो एक दलदल है। नारू इस दलदल में फंस जाती है। नारू इस दलदल में डूबने वाली होती है लेकिन तभी नारू अपने कुल्हाड़ी को इस वेल की मदद से इस पेड़ में फंसाकर बाहर आ जाती है। और अब नारू अपनी कुल्हाड़ी को पानी से साफ करती है और नारू छिपकर इस पहाड़ी पर से देखती है तो नारू को एक बड़ा भालू शिकार को खाता हुआ दिखाई देता है। और तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और इस भालू को अपने आसपास किसी इंसान की गंध आने लगती है। और तभी नारू इस भालू पर एक तीर चलाती है लेकिन नारू की कमान का धागा टूट जाता है और यह भालू नारू को देख लेता है और नारू की तरफ आने लगता है। नारू की डॉग सारी इस भालू का ध्यान भटकाती है और यह भालू नारू की डॉग का पीछा करने लगता है। अब नारू धागे को फिर से अपनी कमान में बांध देती है और भालू का अपनी तरफ आने का इंतजार करती है। और यह भालू नारू की डॉग के पीछे पड़ा होता है और नारू भालू पर तीर से हमला करती है और यह भालू नारू के पीछे पड़ जाता है। नारू इस भालू से बचने के लिए भागने लगती और इस नदी के पानी से होते हुए इन लकड़ियों में छिप जाती है। और यह भालू नारू को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी यह शिकारी यहाँ पर आ जाता है और यह शिकारी भालू को मारने लगता है। और नारू पहली बार इस एलियन क्रिएचर को देखती है और पूरी तरह डर जाती है और यह एलियन क्रिएचर इस भालू को बड़ी आसानी से मार देता है। और नारू इस एलियन क्रिएचर से बचने के लिए यहाँ से भागने लगती है और यह प्रीडेटर नारू को भागते हुए देख लेता है। दरअसल यह एलियन क्रिएचर एक प्रीडेटर है। यह प्रीडेटर जिसके भी हाथ में हथियार देख लेते हैं उसे यह खतरा समझकर मार देते हैं। अब नारू नदी के बहाव के साथ यहाँ से भागने लगती है। नारू जंगल से अपने कबीले की तरफ जा रही होती है लेकिन रास्ते में इसे अपने कबीले के साथी मिलते हैं और नारू को बताते हैं तुम्हारा भाई ताबे और हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। और नारू इन्हें कहती है यहाँ से भाग जाओ नहीं तो वह दानव शिकारी हम सबको मार देगा। नारू अपने भाई ताबे को ढूंढने जाने लगती है लेकिन यह नारू को यहाँ से जाने के लिए मना करते और नारू को बेवजह ही मारने लगते और नारू भी इसकी बुरी तरह पिटाई करती है। और वह प्रीडेटर इन्हें पेड़ पर से देख रहा होता है और इनके हाथों में यह हथियार देख लेता है और यह सभी मिलकर नारू के हाथों को बांध देते हैं। और यह आदमी नारू का बैग अपने पास रख लेता है और नारू इन्हें बहुत समझाती है वह दानव शिकारी हमारे पीछे है लेकिन यह नारू की बातों का मजाक उड़ाते हैं और नारू को उस प्रीडेटर की आहट महसूस हो जाती है लेकिन इन्हें लगता है यह तो छोटा सा जानवर है और यह आदमी उसे उठाकर हंसने लगता है। और यह प्रीडेटर इस आदमी को अपनी लेजर से निशाने पर लेता है और इसे एक ही झटके में मार देता है और यह प्रीडेटर इन सभी को मारने लगता है। नारू अपने हाथों को खोलने के लिए अपने बैग से कुल्हाड़ी लेने के लिए जाती है और तब तक यह प्रीडेटर इन सभी को मौत की घाट उतार देता है। नारू इस प्रीडेटर से बचने के लिए कबीले की तरफ भागने लगती है और यह प्रीडेटर नारू का पीछा करने लगता है। नारू इस घास के मैदान में भाग रही होती है और नारू के कबीले का एक आदमी घास में छिपकर बैठा होता है और वह आदमी नारू को नीचे खींच लेता है और उस प्रीडेटर को अपने तीर के निशाने पर लेता है लेकिन नारू को उसकी लेजर दिखाई देती है। नारू समझ जाती है इसने प्रीडेटर को निशाने पर नहीं बल्कि उसने इसे अपने निशाने पर लिया है और तभी नारू इसे झुकने के लिए कहती है और उस प्रीडेटर का निशाना चूक जाता है। अब नारू और यह आदमी दोनों भागने लगते हैं लेकिन यह प्रीडेटर तेजी से भागकर इस आदमी को मौत की नींद सुला देता है और नारू का भागते हुए पैर इस जाल में फंस जाता है। और तभी यहाँ पर कुछ फ्रेंच शिकारी आते हैं और नारू समझ जाती है इन लोगों ने ही उन भैंसों को मारकर उनकी खाल को उतारा था। अब यह नारू को उठाकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। यह फ्रेंच शिकारी नारू को मारने वाला ही होता है लेकिन तभी यह आदमी कहता है बॉस ये लड़की हमारे काम आ सकती है। दरअसल इन शिकारियों को भी शक है इस जंगल में एक बड़ा जानवर है जिसने नारू के कबीले के लोगों को मार दिया है। ये आदमी नारू से कहता है
तुम्हें हमारी उस जानवर को पकड़ने में मदद करनी होगी और हम तुम्हें उस जानवर को फंसाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और अगर तुमने मना किया तो हम इसे भी मार देंगे। नारू अपने भाई ताबे को इन शिकारियों के कब्जे में देखकर डर जाती है और अब यह शिकारी नारू और उसके भाई ताबे को एक पेड़ से बांधकर उस प्रीडेटर के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता जिसे यह पकड़ना चाहते हैं वह इनविजिबल होकर भी इन सभी का सफाया कर देगा और यह प्रीडेटर इन सभी को मार देता है। ताबे नारू से कहता है नारू वह आ रहा है, लेकिन नारू कहती है अगर वह सामने आए तो हथियार मत उठाना, वो केवल जिससे खतरा होता है उसे मारता है। मैं जब जंगल में फंस गई थी तो मेरे हाथ में हथियार नहीं था और उसने मुझे नहीं मारा। और अब यह प्रीडेटर इन फ्रेंच शिकारियों के जाल में फंस जाता है और यह शिकारी बहुत खुश होते हैं, लेकिन यह प्रीडेटर इन सभी को एक एक करके मौत की घाट उतारने लगता है। नारू इस पुराने फुट ट्रैप से अपनी रस्सियों को खोल लेती है और ताबे इन शिकारियों के घोड़ों को कबीले में ले जाना चाहता है, इसलिए वह घोड़ों के पीछे जाता है और नारू अपनी डॉग सारी को उन फ्रेंच शिकारियों के अड्डे से निकालने के लिए जाती है और तब तक यह प्रीडेटर इन सभी फ्रेंच शिकारियों का सफाया कर देता है और नारू की डॉग को इन शिकारियों ने बांधा होता है और यह शिकारी नारू की डॉग को मारने वाला ही होता है, लेकिन ऐन वक्त पर नारू यहाँ पर पहुंच जाती है और इन सभी को मारकर अपनी डॉग सारी को छुड़ा लेती है, लेकिन इनका एक साथी अभी भी जिंदा होता है और यह नारू को गन पॉइंट करता है, लेकिन इस आदमी का पैर जख्मी होता है और यह नारू से दवाई मांगता है और यह आदमी नारू को बदले में बंदूक चलाना सिखाने को कहता है। नारू इस आदमी के घाव पर दवाई लगाती है और नारू इसे केसरी फूल खाने को देती है। केसरी फूल खाने के बाद इस आदमी का शरीर ठंडा पड़ने लगता है और तभी इन्हें उस प्रीडेटर के आने की आहट महसूस होती है और नारू इन पेड़ों के पीछे छिप जाती है और यह आदमी मरने का नाटक करने लगता है और यह प्रीडेटर इस आदमी को मरा हुआ समझता है। अब नारू समझ जाती है ये केसरी फूल खाने के बाद यह प्रीडेटर हमारी बॉडी हीट को महसूस नहीं कर पाता है और यह प्रीडेटर आगे बढ़ने लगता है और यह प्रीडेटर अपना पैर इस आदमी के ऊपर रखता है और तभी यह आदमी जोर से चीख देता है और यह आदमी भी इस प्रीडेटर के हाथों मारा जाता है। अब नारू की डॉग इस प्रीडेटर की तरफ बढ़ने लगती है और यह प्रीडेटर नारू की डॉग को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी यहाँ पर ताबे आ जाता है और इस प्रीडेटर के मुखौटे को नीचे गिरा देता है और ताबे घोड़े पर से इस प्रीडेटर पर कई हमले करता है और इस प्रीडेटर का मुखौटा गिरने से उसकी लेजर का निशाना एक जगह पर अटक जाता है और यह प्रीडेटर जितने भी हमले करता है ये सभी इस पेड़ पर ही लगते हैं। अब नारू समझ जाती है इस प्रीडेटर को बिना मुखौटे के ही मारा जा सकता है और यह प्रीडेटर अपना मुखौटा पहन लेता है और इनविजिबल हो जाता है और ताबे नारू को यहाँ से जाने को कहता है और यह प्रीडेटर नारू के सामने ही उसके भाई ताबे को मार देता है और नारू यहाँ से भाग जाती है। अब अरुका को पता चल जाता है अब उसका बेटा ताबे इस दुनिया में नहीं रहा। नारू अपने भाई की मौत से टूट जाती है। अब नारू अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती है और तभी नारू की डॉग सारी को वही फ्रेंच शिकारी दिखाई देता है। नारू उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन नारू के मन में एक नया आइडिया आता है। नारू इस आदमी के सर पर हमला करके इसे बेहोश कर देती है और नारू उस प्रीडेटर को मारने के लिए जाल बिछाती है और इस आदमी को जब होश आती है तो नारू ने उसका एक पैर काट दिया होता है और चूहे आदमी की टांग के कटे हुए पार्ट को खा रहे होते हैं और ये आदमी बहुत जोर से चिल्लाता है और इस आदमी के पास नारू ने गन रखी होती है और ये आदमी नारू को मारने के लिए शूट करता है, पर इसमें गोली नहीं होती है। दरअसल नारू को पता है वह प्रीडेटर सिर्फ शिकारियों का शिकार करता है और नारू ने केसरी फूल खा लिया होता है, इसलिए इस प्रीडेटर को नारू की बॉडी हीट महसूस नहीं होती है और यह प्रीडेटर इस आदमी को मार देता है। दरअसल नारू ने इस प्रीडेटर को फंसाने के लिए इस आदमी का इस्तेमाल करके जाल बिछाया होता है और नारू इस प्रीडेटर के सिर पर शूट करती है और इस प्रीडेटर के मुखौटे को उठाकर यहाँ से भाग जाती है। अब नारू इस प्रीडेटर के मुखौटे को एक जगह पर रख देती है और नारू इस पेड़ पर बैठकर प्रीडेटर के आने का इंतजार करती है और जैसे ही यह प्रीडेटर पास आता है नारू इस प्रीडेटर के सिर पर कई हमले करती है, लेकिन यह प्रीडेटर नारू को उठाकर पटक देता है और नारू इस प्रीडेटर पर कई हमले करती है, लेकिन यह प्रीडेटर टस से मस नहीं होता है। अब नारू इस प्रीडेटर को उसी जगह पर ले आती है, यहाँ पर उसने इस प्रीडेटर की लेजर को सेट किया होता है। अब यह प्रीडेटर अपनी लेजर को नारू पर सेट करता है, लेकिन इस प्रीडेटर को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि यह निशाना नारू ने उसी जगह पर सेट किया था। यहाँ पर उसका सिर है और जैसे ही यह प्रीडेटर नारू पर हमला करता है और इस प्रीडेटर का हमला घूमकर इसके सिर पर पीछे से लगता है और यह प्रीडेटर मारा जाता है और नारू इस प्रीडेटर के सिर को काटकर अपने कबीले के सरदार के सामने पेश करती है और नारू इस कबीले की सबसे खूंखार शिकारियों की लिस्ट में शामिल हो जाती है और नारू ने अपने आप को इन कबीले वालों के सामने एक शिकारी साबित कर दिया है और हमारी यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल अनदेखी सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।